नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हर 5 साल का अपना एक एजेंडा बनाती हैं और फिर 5 साल बाद जनता के बीच में अपनी परीक्षा देती हैं। 2024 की परीक्षा में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बाजी मार लेगी, लेकिन वो फेल हो गई, 2 नंबर पे चले गए और उनमें नेतृत्व परिवर्तन के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एक पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जिसने 2024 में जिसके 2 विधायक बने, अभय सिंह चौटाला जी इलाहाबाद से चुनाव हार गए। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की उम्मीद अब इस बात पर टिकी हुई है कि कांग्रेस का ग्राफ जो इस चुनाव में जीतने की स्थिति होने के बावजूद नहीं बन पाना, उनके लिए एक संभावनाओं के द्वार खोलता है। और वो संभावनाओं के द्वार उनको लगता है कि पुराना जो रोहतक है इसी से बनेंगे और वो चौधरी देवीलाल की खोली गई राह पे दोबारा चलने के लिए मचल रहे हैं। और इसकी कमान खुद अभय सिंह चौटाला के पास है। 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल एक नई शुरुआत करने जा रही है रोहतक से। वो चाहते हैं कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, पुराना रोहतक में जितना उम्मीद के अनुसार उनका परिणाम नहीं आया, इसकी भरपाई इंडियन नेशनल लोकदल अपना कैडर यहाँ पर बढ़ा के, अपने वोट यहाँ बढ़ा के कर ले और जब 2029 में चुनाव हों तो उनको वो कांग्रेस पार्टी की जगह ले सके। अब ये उनकी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद जो होती हैं दोस्तों वो मेहनत पर निर्भर करती हैं और कई बार मेहनत भी बेकार हो जाती है। लेकिन इतना तय है कि इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति का आधार ये पुराना रोहतक बनने वाला है, जैसे एक ज़माने में चौधरी देवीलाल की राजनीति का आधार रोहतक बना था और रोहतक ने ही उनको प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचाया। क्या अभय सिंह चौटाला सफल होंगे? क्या अभय सिंह चौटाला की उम्मीदें यहाँ पर परवान चढ़ेंगी? क्या अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल को दोबारा अपने वजूद पे कायम रख पाएंगे, उनका वजूद बना पाएंगे? ये कई सारे सवाल हैं, इन पे बहस हो सकती है, चर्चाएं हो सकती हैं और आप बेहतर बता सकते हैं। इसलिए अपने कमेंट करके बताइए कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल को अभय सिंह चौटाला दोबारा खड़ा करने में सफल हो पाएंगे। डॉक्टर साहब जी, काफ़ी दिन से हमने हरियाणा पे चर्चा नहीं की, लेकिन चूंकि 25 सितंबर को रोहतक में रैली है और उस रैली में कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ भी आएंगे, और अभी आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि रणजीत सिंह चौटाला को भी अभय सिंह चौटाला न्योता देने जा रहे हैं, वो भी लाए जाएंगे। परिवार के एक करने की बातें काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। अभय सिंह चौटाला ने रोहतक को क्यों चुना है, इसके क्या आधार हैं इस बात के? देखिए 2 तरह की धारणाएं हैं। शुरू से ही रोहतक को पॉलिटिकल नर्व सेंटर कहा जाता है और आपने देखा होगा कि जितनी भी हरियाणा की राजनीति में रैलियां हुई अधिकतर या तो वो रोहतक में हुई या जींद में हुई। जींद में इसलिए कि वो सेंट्रली लोकेटेड है और ये भी धारणा है कि जींद में जो कामयाब हो जाता, जीत उसका किला जीत लेता तो उसकी सरकार बन जाती है। रोहतक तो चूँकि बहुत शुरू से चौधरी छोटू राम के टाइम से गढ़ है एक, और जाट कम्युनिटी का गढ़ है, किसान राजनीति का गढ़ है और इस गढ़ में पिछले लंबे समय से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्रिय है। ये उन्होंने चौधराहट ली किससे थी? सोचने वाली बात है कि वो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल के परिवार से ली थी और 1991 में जब वो सांसद बने थे उसके बाद ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये लगा कि अगर मैं ये यहाँ चौधर का नारा दूंगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों में मेरे प्रति एक रुझान पैदा होगा। और चौधर किसकी? चौधरी छोटू राम वाली चौधर। तो उन्होंने खुद तो कभी नहीं कहा कि मुझे चौधर चाहिए, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, चाहे वो आनंद सिंह डांगे हों, रघुवीर कादियान हो, प्रोफेसर वीरेंद्र हों, ये मंच से हमेशा कहते थे कि चौधर रोहतक लानी है, चौधर रोहतक लानी है। तो रोहतक बन गया चौधर का सेंटर, डोमिनेंस है यहाँ सारी की सारी। अब वो चौधर 2024 के बाद में कमज़ोर होती जा रही है और कमज़ोर हो इस अर्थ में गई। आप देखिए अभय सिंह चौटाला के जो बयान है वो क्या कहते हैं कि आई हुई सरकार कांग्रेस ने खो दी। तो उनके बयान से कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा दुख अभय सिंह चौटाला को हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार चली गई। अंदर से वो खुश हैं
कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का प्रभाव खत्म होगा इस क्षेत्र से या कम होगा तो उनके लिए गुंजाइश बनती है उसमें एंटर करने की। क्यों? क्योंकि चौधरी देवीलाल यहाँ से आपने बताया 3 बार चुनाव लड़ा, सोनीपत से उन्होंने MP का चुनाव लड़ा, फिर महम को अपना केंद्र बनाया। तो चौधरी देवीलाल तो ये मान कर चलते थे कि मैं इस क्षेत्र में जब तक अपना प्रभाव कायम नहीं करूँगा तब तक मेरी राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी, और वो सही सिद्ध भी हुआ। अब आप ये देखिए कि कुछ इसमें सहयोग कर रहे हैं हुड्डा परिवार। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नेता को कहीं भी रैली करने का अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले ही हुड्डा परिवार ये कहने लगा कि भाई रोहतक में क्यों कर रहे हो? रोहतक में इसलिए कर रहे हैं चूंकि भाजपा चाहती है। अच्छा, तो उसको और भी महत्व दे दिया बिना मतलब का। तो रैली से पहले एक ऐसा माहौल बन गया है कि इधर से जो रोहतक के स्थापित चौधरी हैं उनको ये लग रहा है कि भाजपा के इशारे पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने के लिए अभय चौटाला आ रहे हैं। ये चीज उनको सूट भी कर रही है, ना वो मना कर रहे। और ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि जो अभय सिंह चौटाला INLD को लेके यहाँ आ रहे हैं वो एक तरीके से भाजपा की B टीम है, उनके इशारों पर काम करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी, मजे की बात है, यही आरोप हुड्डा परिवार में भी लगता है कांग्रेस में कि भाई ये लोग भी सरेंडर कर गए और भाजपा के सामने इतना सरेंडर किया कि उनकी सरकार बनने दी। तो रोहतक इस समय बहुत बड़ी गतिविधियों का, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। अब चौधरी देवीलाल का नाम लेके ही आप यहाँ पे कोई बड़ा आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि आज भी जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनके मन में चौधरी देवीलाल के प्रति सम्मान है। और विशेषकर मैं बात करूं, जातिवाद की बात हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये नंगा सच है भारतीय राजनीति का कि जो जाट समाज है, जो जाट समुदाय है, आज वो राजनीतिक रूप से अपने आप को ऐसा सोच रहा है जैसे अलग थलग पड़ गया है, या उसकी ताकत कम होगी, और वो ताकत दिखती सत्ता में है और सत्ता में आप हो नहीं। और इस बीच में एक डेंट ये लगने लगा कि इस समुदाय का एक हिस्सा, हो सकता है 15% या 20% हो, भाजपा की ओर उसका झुकाव होने लगा है। चूँकि देखिए, बिना सत्ता के कोई भी डोमिनेंट ग्रुप हो वो बहुत लंबे समय नहीं रह सकता, उसको दुनिया भर के इश्यूज हैं। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि भी वो उधर अगर जाना चाह रहे हैं। तो इन सारी, अब उनको अभय सिंह चौटाला को इस समय लग रहा है एक तो वो मिल जाएगा मेरे को, और दूसरे में देवीलाल जी के नाम पे जो लोग इधर थोड़ा सा खिसक रहे हैं उनको यहाँ ले आऊँगा। तो इसलिए रोहतक को उन्होंने जानबूझ के इसका चयन किया, और बहुत अच्छा चयन है। और देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति को अधिकार है। मैं अभय सिंह चौटाला की तारीफ इस अर्थ में करूंगा कि जैसा आपने कहा कि 2 MLA हैं उनके, बट वो व्यक्ति जो है वो घर बैठने के लिए तैयार नहीं है, लगातार मैदान में है। और ये कोशिश अजय सिंह चौटाला और उनके बेटे भी कर रहे हैं। तो हरियाणा की राजनीति की ये विशेषता है, वो इसलिए है चूँकि यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स चलती है, और कोई काम ये लोग कर नहीं सकते सिवाय राजनीति के। ये इनका पुश्तैनी धंधा है और इसी में रहना है। अब मैंने जो धंधा शब्द किया है वो जानबूझ के किया। अब इस पर आप कोई लवादा उड़ा दो कि सेवा का या फलाने का, चौधरी देवीलाल का सपना पूरा करना, किसान राजनीति को नए आयाम देने, उसके, लेकिन और कोई कुछ नहीं कर सकता। इन परिवारों के बच्चे चाहे इंग्लैंड पढ़ लें, अमेरिका पढ़ लें, जर्मनी पढ़ लें, आके उन्होंने राजनीति ही करनी है। और जब राजनीति करनी है तो, और फुल 2400 घंटे आपने 365 दिन यही करना है, तो आपको फिर सक्रिय रहना पड़ेगा। तो उस लिहाज से ये जो पूरा माहौल बनाया गया है इस समय में, ये इस समय INLD के अभय सिंह चौटाला जी को ये थोड़ी हिम्मत दे रहा है। सच उन्हें भी पता है कि बहुत लंबा चौड़ा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन आज से शुरुआत करेंगे तो 4 साल हैं अभी, टाइम पड़ा है। ये 2029 भी नहीं है तो 2034 तो आएगा। फिर आज उनके बच्चे जो हैं वो 30-30, 35-35 साल के हैं, यही अजय सिंह के बच्चों की उम्र है। तो ये परिवार ये नहीं सोच रहा है कि अभी इनको कोई तात्कालिक लाभ मिल जाएगा इसी में, लेकिन एक आधार बनेगा आने वाले 10-15 वर्ष की राजनीति के। इसलिए बिल्कुल सही दिशा में दोनों परिवार जा रहे हैं, और अभय सिंह भी जा रहे हैं, और रोहतक का चुनाव करके उन्होंने कम से कम एक हलचल तो पैदा कर दी है पूरी तरीके से यहाँ। अब इस समय यहाँ ये लग रहा है कि जाट पॉलिटिक्स में इस रीजन में जो एक एकाधिकार था, मोनोपोली थी हुड्डा परिवार की, उसको ये चुनौती देंगे। और मुझे ये लगता है बहुत ज़्यादा सफलता बेशक न मिले, कुछ ना कुछ उनको इसका लाभ मिलेगा। हो सकता है वो सीट्स में कन्वर्ट ना हो,
और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जो बयान आया था ना, मैं इसको अनावश्यक समझता हूँ। कर रहे हैं रैली, करने दो, आप इस तरह का आक्रमण उन पर ना करो। अब हो क्या रहा है, आप ये देखिए कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ के कई लोग गए हैं INLD में, जैसा आपने जिक्र किया। पहले जाते नहीं थे, अब मैं देखा, हाँ। मैं अभी आ रहा था, किसी हुड्डा ने नायब सैनी जी का पोस्टर भी लगा रखा है। मतलब अब लोग, जैसे सत्ता नहीं मिली तो लोग अपने कान निकालने लगे हैं बाहर। नहीं, उसके बिना, सत्ता के बिना आप राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं रह सकते। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको बिना मतलब ही इतना बड़ी इंपॉर्टेंस दे दी। अब ये जो लोग गए वो क्या आरोप लगा के जा रहे हैं, आप देखिए इनका फर्क पड़ता है। कोई मंजीत सिंह है, उन्होंने कहा कि मैं 20 वर्ष मैंने हुड्डा परिवार को दिए, और आज स्थिति ये है कि मेरा फोन तक वो नहीं उठाते। जितने भी लोग कांग्रेस से जा रहे हैं उनकी शिकायत मोटी मोटी क्या आप देखेगा, फोन नहीं उठता, सुख दुख में शामिल नहीं होते, कुछ चंद लोगों ने घेर रखा है वो मतलब ये 3-4 चीजें। हाँ, ये पूरा है। तो धीरे धीरे आप इन चीजों को जब बार बार पुनरावृत्ति करोगे इन आरोपों की, तो लोगों के दिमाग में ये होगा कि शायद ऐसा है। और जिस तरह की जमीनी राजनीति चौटाला परिवार या देवीलाल जी का परिवार करता है, वो कितनी मेहनत दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अच्छी मेहनत की अपनी राजनीति में, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरीके से जनता के बीच में ये परिवार चला जाता है, तो सुबह उठते हैं और रात तक वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं कर सकते। और उनकी वजह भी ये है कि जब वो राजनीति में सक्रिय हुए तो मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में आए थे, और बड़ी आसानी से वो लोकसभा में चले गए। और एक 10 साल तक उन्होंने वो देखा जहाँ चीफ मिनिस्टर है, तो डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर एक तरह से वही थे। तो वो जो आदतें उनकी पड़ गई हैं, जो उनकी प्रवृत्तियां बन गई हैं, उससे निजात पाना बड़ा मुश्किल है। तो पूरी तरीके से अभय सिंह चौटाला हुड्डा परिवार पे, विशेषकर दीपेंद्र हुड्डा पे अटैक करके, और उनकी जो छवि बनाई जा रही है, जैसी भी है, हमें तो पता नहीं है सच क्या झूठ है, उसका फ़ायदा उठा के रोहतक में अपनी जड़ें गहरी करने की उनकी कोशिश है। कितना कामयाब होंगे ये वक्त बताएगा। अच्छा सर, जैसे अभय सिंह चौटाला की अभी पार्टी के 2 विधायक हैं जी, और जो मेहनत करेगा उसको कुछ ना कुछ देती है पब्लिक। लेकिन जो, अगर आप जाट पॉलिटिक्स की बात करें, तो अभी एक जाट पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम ना कहें तो एक कुलबुलाहट तो है, देखो कि अब किधर ले जाएं, क्या राजनीतिक फैसला लें। और ये कुलबुलाहट केवल रोहतक में नहीं है, रोहतक से लेकर सिरसा तक चले जाइए तब भी है आपका। और ये कुलबुलाहट तब बढ़ जाती है जब रामचंद्र जांगड़ा जैसे लोग रैलियों से सार्वजनिक तौर पे, वो जो सैनी जी वाली भूमिका है, जो क्या नाम था उनका, वो सांसद थे, वो राजकुमार सैनी, मुझे लगता है इस सरकार के राजकुमार सैनी यही रामचंद्र जांगड़ा जैसे लोग बनने वाले हैं। तो ये लोग जब सार्वजनिक मंचों से अपनी मर्यादाएं लांघते हैं, तो फिर वो कुलबुलाहट जाट वोट बैंक में ज़्यादा बढ़ती है, छटपटाहट ज़्यादा बढ़ती है। और अभय चौटाला मुझे लगता है कि उस छटपटाहट को ज़्यादा समझते हैं दूसरी पार्टियों के मुकाबले, क्योंकि लोगों को फिर ये लगता है कि उनका इलाज वही कर सकते हैं। ये जो मर्यादाएं लांघने का काम है ना, ये अनायास नहीं होता, ये पूरी रणनीति के तहत होता है। भारतीय जनता पार्टी की भरपूर कोशिश है कि ध्रुवीकरण होता रहे और नॉन जाट और जाट की जो राजनीति चलती रहे, और उसमें नॉन जाट के अपने वोट बैंक को पुख्ता रखने के लिए उन्हें इस तरह की भाषा बोलनी पड़ती है। तो चाहे वो राजकुमार सैनी हो या चाहे ये आपके अब तो राजकुमार सैनी बिल्कुल बीजेपी के ठीक अपोजिट विचारधारा में काम, मतलब समाज को बांटने की खुलेआम बात करने वाले रामचंद्र जांगड़ा को आपने देखा कहीं से ऊपर से कोई निर्देश आया हो पार्टी का, या पार्टी अध्यक्ष ने कहा हो या मोदी जी ने कहा हो कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करो? वो खुलेआम ये कह रहे हैं अपने ओबीसी सम्मेलन में कि हम अब चीफ मिनिस्टर हमारा है। तो ये जो चीजें हैं ना, इनका असर, अब मान लिया अब जाट समुदाय भी सोचेगा कि भाई ये हमारे तुम्हारे क्या बात होने लगी, है ना। तो ये पोलराइजेशन को चरम सीमा पे ले जाने की सारी कोशिशें हो रही हैं। और दूसरे हो क्या रहा है, किसान पॉलिटिक्स आप कहीं देख लीजिए, किसान नेता तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसान जो धुरी में था राजनीति वहाँ का निकल गया, खत्म हो गया। हम उस चीज़ को, यथार्थ को स्वीकार नहीं कर रहे। आज हरियाणा की जो जीडीपी है, अगर हरियाणा 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें खेती से 15 रुपये आते हैं मात्र, और एक समय पे ये 65 रुपये, 30-32 रुपये आते हैं इंडस्ट्री से, और 52-53 रुपये आते हैं सर्विस सेक्टर से। तो ये सिकुड़ गया आधार।
जब वो उसके जब 60% या 50% आ रहे थे तब और किस्म की राजनीति थी। आज किसान को बिल्कुल एक किनारे पे लगा दिया गया। उसका काम है एक प्रोड्यूसर की तरह आप बेचे मतलब पैदा करते रहो, उसके बाद के जो सेक्टर हैं चाहे वो इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग है या सर्विस सेक्टर है, उस पर नियंत्रण हम करेंगे। तो अगर आप ये मानो आज की तारीख में चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम या चौधरी देवीलाल जैसे किसान नेता पैदा होंगे, अब इससे बड़ी भूल कोई नहीं होगी। राजनीति बदल चुकी है। और अफसोस ये है कि जो इनके वंशज हैं, चाहे वो वहाँ पे जयंत चौधरी हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या चौधरी देवीलाल का परिवार हो, ये उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे। आप ये देखिए कि ये ना एक जो इनके तैयार चैप्टर हैं उसे ही पढ़ते रहते हैं बार बार, नई शुरुआत करने की हिम्मत इनमें नहीं है। एक बार ये महसूस कर लें अगर इनसे अतीत में कोई गलतियाँ हुई हैं तो उनको एक्सेप्ट करके और ये कहें कि भाई राजनीति में सारी चीज़ें चलती हैं और अब हम नए विजन के साथ में पूरे समाज की राजनीति करने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं कर पाते। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी जो और चीज़ें हैं, जातियां हैं, वो सारी की सारी भाजपा में है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अन्य दलों में भी है, लेकिन उसे अपने पाले में खेमे में लाने की कोई कोशिश नहीं होती। दूसरी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है पॉलिटिक्स का बहुत आउटडेटेड है, वो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने भाजपा से मुकाबला करना है तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। इंडियन नेशनल लोकदल हो या जेजेपी हो, एक रीजनल पार्टी की हरियाणा में बहुत सख्त ज़रूरत है। जरूरत है, बिल्कुल ज़रूरत। वैक्यूम है, इस बात वैक्यूम है, लेकिन उसको कैसे पूरा किया जाए उसको आप केवल किसान कमेरे की पार्टी के नाम पे आज नहीं कर सकते। अब पहले नारा लगता था भाई कमेरे और लुटेरे, तो आज साल तो लुटेरे ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, जब समाज में लुटेरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो कमेरों को कौन पूछेगा? फिर क्यों कमेरे कर रहे हो? हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं बैठ के सैद्धांतिक स्तर पे कहीं अपना कोई थिंक टैंक बना के सोचना पड़ेगा कि हम किन पॉलिसीज के साथ जाएं। अच्छा, जो चेहरे आपसे 30-40 साल पहले इसी राजनीति के वही चेहरे हैं, इनके जो संगठन है आप देख लीजिए, मतलब कुछ तो सोचो। बापू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, बड़ा भाई राष्ट्रीय महामंत्री बन गया, एक स्टूडेंट विंग का अध्यक्ष बन गया, एक युवा का अध्यक्ष बन गया, और अगर जो और लोग हैं ना वो बड़े कॉस्मेटिक्स हैं, सिग्निफिकेंस नहीं है कोई उनकी। आज राजनीति में हर आदमी, हर समाज अपना महत्व चाहता है। इन रीजनल पार्टीज के साथ यही प्रॉब्लम है कि ऊपर जो परिवार का मुखिया बैठा है उसके अलावा किसी की कोई से है नहीं। तो जो और बिरादरियां या समुदाय आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें पता भैया हमें दोयम दर्जे की स्थिति में रहना है। तो इस सेटअप को कैसे बदला जाए, इस चीज़ों को कैसे बदला जाए। दुष्यंत चौटाला आए थे, आते ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और ख़त्म कहानी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन आज भी उन्हें कोई नेता नहीं मानता। नेता तो नहीं मानते कोई भी। आज भी जैसे तैसे मैं कहता हूँ, अगर अभय सिंह चौटाला या सक्रिय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर जेजेपी को कोई पावर बनना है अपने आप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय करना है, तो अजय सिंह चौटाला को ये कमान लेनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला को कोई नेता नहीं मानता, न करण और अर्जुन चौटाला को कोई नेता मानता, और अभी नहीं मानेंगे 15-20 साल। लेकिन अभय सिंह चौटाला और अजय चौटाला आज भी नेता हैं। वो हैं, चूंकि वो उस विरासत से आ रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा उनका परिचय है। अच्छा, दूसरे क्या है, एक जब अजय और अभय एक साथ थे, इंडियन नेशनल लोकदल एक था, 14 में तो बनी जाती थी। हाँ, तो उस समय ये जो क्षेत्र रहा है रोहतक वाला, यहाँ सबसे ज्यादा सक्रियता अजय सिंह चौटाला की थी। क्षेत्र बटे हुए से थे, और अभय सिंह चौटाला सक्रिय रहते थे सिरसा साइड में, पुराने हिसार में। तो अब चूंकि दोनों पार्टी अलग अलग हो चुके हैं, तो अभय सिंह जब यहाँ क्षेत्र में आते तो कुछ लोग अज्ञात कारणों से या जो उनकी समझ में आ रहे हैं, वो अभी भी ये मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला का जो व्यवहार उस समय में रहा है, 90 के दशक की राजनीति बात कर रहा हूँ, उस पर उन्हें संदेह होता है। रोहतक में बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि भी रोहतक वालों के प्रति कोई बहुत सम्मान की दृष्टि अभय सिंह चौटाला नहीं रखते थे उस समय में। अजय सिंह चौटाला को बेटर मानते थे कि भाई ये सॉफ्ट स्पोकन है, ये है। अब हालांकि उनका स्वभाव ऐसा है, अभय सिंह चौटाला को तो सिरसा में भी ऐसे ही रहेगा और बाहर भी कहते हैं कि मैं बाहर भीतर से अलग नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ। हाँ, तो मुझे तो ये लगता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ज्यादा अभय सिंह का महत्व है। आप कहीं भी चले जाओ, ये तो प्रदेश के कोने कोने में लोग उन्हें जानते हैं, और जो उनकी खासियत है कि यारों के यार हैं, और अधिकारियों पर उनकी चलती है, अधिकारी खड़े होकर फ़ोन सुनते हैं, इस तरह। अब ये जो छवि है ना इस तरह की, ये भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। अब लोगों का सोचने का ढंग बदल रहा है। आप जनरेशन जेड की राजनीति, इनको तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है, जेड वालों को तो जी। अब जेड को जोड़ना तो पड़ेगा अपने साथ। जेड, अब जैसे नेपाल में हुआ, जेड जी ने किया,
ठा लेंगे सर लोग कुर्सियों में दर के सामने, भाई मतलब सिर पे आप दर ये के। देखिए ना कि जैसे जनरेशन जेड आ रही है, उससे पहली वाली जनरेशन आ रही है, इन परिवारों की भी तो आई है जो अमेरिका से एजुकेटेड हैं या लंदन से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आके उनकी राजनीति का स्टाइल वही है पुराने वाला। तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती नई पीढ़ी। अब इवन वो ये देख लो, अपने दीपेंद्र हुड्डा तो अमेरिका से इस कैलॉग से करके आए बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन यह स्थिति क्या हो गई है, लोगों की अपेक्षा उनसे कुछ और तरह की है। तो अगर लीडर सफल वही है जो अपनी विजन, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों में स्थापित कर पाए, और इस मामले में चाहे ये कहीं से भी पढ़ के आ रहे हो, ये सारे के सारे नेता विफल रहे हैं। तो जब तक नई सोच के साथ आप नए लोगों को नहीं जोड़ोगे, देखिए जो छवि चौधरी देवीलाल की थी या ओम प्रकाश चौटाला जी की थी, वो अजय और अभय की नहीं रही, और वो आगे इनकी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने भविष्य की राजनीति करनी है, तो ये जो आपने बना रखे ना खेमे कि इतना परसेंट वोट वहाँ से आ रही है, यार इसको तोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, नई चीजें लानी पड़ेंगी, नई चीज़ें लानी पड़ेगी, नई सोच के चाहिए। साथ में। हाँ, अब कांग्रेस ने जैसे संगठन नहीं बना, जिला अध्यक्ष बना दिए, अब जिला अध्यक्ष वही नेताओं के पीछे लगू बने घूम रहे हैं जी। तो हमने तो पहले भी कहा है कि भारतीय राजनीति की विडंबना है कि यहाँ एक पद ऐसा होता है जिसको को पद नहीं है, वो नेता है, उसके अलावा सब वहाँ पदाधिकारी हैं, और पदाधिकारियों को महत्व ही नहीं है किसी भी तरीके का। अब यही कांग्रेस के साथ यही तो चल रहा है कि मतलब एक दूसरा गुट बन गया, वहाँ पे भी नेता है, लेकिन 4-5 हैं एक साथ, तो ऐसा लगता है कि शायद अगर किसी ने जाना तो 4-5 की चॉइस उसके पास है, लेकिन अगर इधर वाले पे जाना तो चॉइस एक ही है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो देख लेगा परिवार में 3-4 लोग हैं तो किसके साथ अटैच हों। तो ये हरियाणा की राजनीति की बुनियादी समस्याएं हैं, और नई पीढ़ी के जो नेता आ रहे हैं उन्होंने अभी तक तो निराश किया है, चूँकि वो वही पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं। आप शहरी तबके के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या जो इस समाज के लोग कहाँ देखते हो आप राजनीति में? इनको इंस्पायर करने वाले, मोटिवेट करने वाली जो लीडरशिप चाहिए वो है ही नहीं कहीं पे। आप ये देखिए कि 1998 में लोकदल बना था, इंडियन नेशनल लोकदल। चौधरी देवीलाल की बात करते हैं, चौधरी देवीलाल वॉज ए फाइटर। उस समय फाइट का, लड़ने का एक महत्व था। राम कुमार गौतम जैसे नेता भी ये बात स्वीकार करते हैं कि चौधरी देवीलाल एक बहुत मतलब ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन पे दाग नहीं है कोई। देखिए, आप उनकी विरासत की बात करते हैं, लेकिन आप उनको अपने जीवन में कितना उतार पाते? पहले तो ये राजनीतिक व्यक्तित्व या जो राजनीतिक पुरुष होता है, महापुरुष, उसकी जैविक अलग होती है और एक राजनीति की विरासत अलग होती है। चौधरी देवीलाल 1971 में हमेशा के लिए कांग्रेस छोड़ के आ गए। अब उनका व्यक्तित्व देखिए कि वो आए भारतीय क्रांति दल में पहले, फिर भारतीय लोक दल में, तो वो 10 साल तो उनकी शुरुआती जो है वो चौधरी चरण सिंह के संरक्षण में गुजरे हैं। लेकिन वो इस टेम्परामेंट के आदमी थे, मैं उनको कहता हूँ वो रचना और विध्वंस के राजनीति एक साथ करते थे। महल खड़ा किया और फिर उसको उखाड़ के फेंक दिया। अपने राजनीतिक जीवन में 71 से लेकर 2001 तक, जब तक वो जिंदा रहे, लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने 10 पार्टियां बनाई, 10, और हर चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल ने जो लड़ा, हर बार एक नए चुनावी निशान से लड़ा। तो देवीलाल जैसी जो उनकी फितरत थी, और इतनी बड़ी राष्ट्रीय भूमिका में वो आ गए, चौधरी उसको बीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो उनकी, अगर आप उनकी आदर्शों पर चलने की बात करते हैं तो उस तरह की फाइटिंग स्पिरिट आपको लानी पड़ेगी। और अफसोस ये है कि उस फाइटिंग स्पिरिट के लिए माहौल नहीं है। अब जैसे एक बड़ी मुश्किल से बना था ये आपके किसान आंदोलन वाला, तो उसमें आपने देखे होंगी, अजय सिंह का बयान भी पढ़ा होगा, क्या होगा। अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल वो बाकायदा इस्तीफा वगैरह दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कोई बहुत लंबा बड़ी मुश्किल से जीत पाए जी, लोगों ने तो निकाल, बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब उनको ये विचार करना चाहिए कि मैंने इस्तीफा भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो सो कॉल्ड आपका जो किसान समुदाय का आधार है, दूसरे शब्दों में कहें कि उस कम्युनिटी का आधार है, तो उसका आपको लाभ तो नहीं मिला। तो ये ऐसा पॉइंट है, ऐसे बिंदु पे हरियाणा की राजनीति आ चुकी है कि बिल्कुल जब तक आपकी नई सोच नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। नए जो अपनी कंस्टिट्यूंसीज हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, युवाओं को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, और उन नारों के साथ नहीं। देखिए, आज मान लिया बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, तो कौन सी पार्टी है जो सड़क पे संघर्ष को ला रही है, आंदोलन कर रही है? या महंगाई के विरोध में, ये जितनी भी समस्या है वो ही पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है सर, जैसे
अगर पॉलिटिकल इश्यूज की आप बात करो तो जैसे जो मोदी जी के समर्थक हैं, आप उनको चाहे वोट चोर कहते रहो जी, चाहे मुर्गी चोर कहते रहो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बिल्कुल नहीं पड़ता। उनकी दुनिया अलग है, बिल्कुल अलग तरह की है, और उस दुनिया में उनके जो विचार हैं उनको वैसे विचारों का पोषण करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी को जो लोग मानते हैं वो उनको कोई मतलब नहीं है मोदी से, वो राहुल को ही मानते हैं। लेकिन ये विचारधाराएं इतनी क्लियरली डिवाइड हैं सर कि उसमें एक बड़ा जो चंक है वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के पास है, और वो येन केन प्रकार उनको मतलब बरगला लेते हैं जी। देखिए, भाजपा ने धर्मेंद्र जी बड़ी अपने चतुराई से इन जितनी रीजनल पार्टीज का जो मेन आधार था ओबीसी, उसको खिसका लिया अपनी तरफ। अब ओबीसी देखिए, अगर नल में पानी आ रहा है और उसमें सीवरेज मिला हुआ है तो वो उस पानी की अच्छी बात यह है कि वो जाट, ओबीसी, खाती, नाई, तेली, धोबी कोई परहेज नहीं करता जी, सबको बराबर मात्रा में मिलता है। लेकिन एक बंदा तो उस पर कुड़ रहा है कि मेरे घर खराब पानी आ रहा है, लेकिन एक बंदा केवल इस बात पे खुश, चलो खराब आ रहा है कोई बात नहीं, सरकार तो हमारी है। मतलब ये जो एक झूठा एक फीलिंग लेने वाली बात है ना, ये इसने पूरे समाज को पूरा डिवाइड कर दिया है। देखिए, भाजपा सत्ता में रहते हुए भी कितनी सक्रिय रहती है। और ये जो दल हैं, अब जो मान लिया शहरी क्षेत्रों में समस्या है, तो इन्होंने छवि बना ली कि देहाती पार्टी है, इंडियन नेशनल दल हो या जेजेपी हो, इनको शहरी क्षेत्रों की पार्टी नहीं माना जाता। फिर कब तक आप इस धारणा के साथ जिंदा रहोगे राजनीति में? संभव नहीं है। तो अगर मान लिया ये कहते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, तो भैया आके तुम शहरी लोगों की समस्याओं के लिए तुम धरने दे दो, संगठन तो तुम्हारा है। लेकिन शहरी लोग जी 20 वोट उनको बीजेपी को ही देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आओ तो उनके बीच में, चीजें बदलती हैं। ऐसा थोड़ी कि 100 में से 100 शहरी उन्हीं वोट देते हैं। आप आओ कि रोहतक में गंदा पानी आ रहा है, इसके लिए आपने INLD या JGP किसी को देखा क्या सड़क पे? और अगर कांग्रेस उस भूमिका को अदा नहीं कर रही तो तुम कर लो। तो एक बार जाओ तो, और फिर एक ना बड़ा चेंज आ रहा है। आज मान लिया रोहतक शहर की हम बात करें तो रोहतक में इतना बड़ा तबका है जो ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ आके स्थापित हुआ है, वो शहरी नहीं है, वो अर्ध शहरी देहाती है, अर्ध शहरी देहाती है। तो उसमें सेंध लगाने के लिए आप क्या कर रहे हो? उसका एक ही तरीका है कि जाकर उन लोगों की समस्याओं को आप पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उनके लिए संघर्ष करो जाके। तो धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं। अगर आप 10-15 साल का टाइम लेके चल रहे हो कि 2029 भी नहीं, 34 भी नहीं, और 39 में जाके हमारे बच्चे सेट होंगे राजनीति में, तो उसके लिए आपको अभी से प्रयास करने होंगे। और इस दौरान जो ताकतें अब सत्ता में है वो खत्म हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो भविष्य, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु आर वर्किंग हार्ड ऑन द ग्राउंड। और आपने उन चीज़ों से, आप पढ़े लिखे, मतलब पढ़ा लिखा नेता विदेश में पढ़ के आ रहा है, पढ़े लिखे नौजवान से कोई उसकी साम्यता ही नहीं है, किसी भी तरीके की कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, और नए टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे। पॉलिटिकल जो नए टूल हैं, हाँ, उनको इस्तेमाल करो, क्यों नहीं कर रहे? बस सिर्फ ये जनसंपर्क है कि सुबह उठे, नहाए धोए, 3 करोड़ की गाड़ी में बैठे और चाय वाय पी और निकल के चले आए। ये राजनीति नहीं चलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी देखना, मुझे तो हैरत होती है। मनीष ग्रोवर यहाँ के मंत्री हैं, सारे के सारे ने तो आज ऐसा लगता है जैसे ही इज मिनिस्टर नहीं, ऐसा लग रहा है रोज चुनाव लड़ रहे हैं वो। हाँ, मेहनत करते हैं जी बंदे, मेहनत करते हैं बिल्कुल। तो जब तक आप लोगों के बीच में सतत संपर्क नहीं होगा, और चौधरी देवीलाल तो वो हमेशा रखते थे, तो भैया वो तो सड़क के नेता थे, कैसे काम नहीं चलेगा? आप लोगों के लिए लड़ेंगे, उनके लिए उनका विरोध झेलेंगे, आप लाठी डंडे खाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपके बारे में लोग सोचेंगे। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम करें इसका, तो ये कह सकते हैं कि रोहतक राजनीति का एक बार फिर से अखाड़ा जरूर बनने जा रहा है। बिल्कुल बन गया। और एक दूसरे के वोट में सेंधमारी जरूर करने की कोशिश होंगे। अब अगर मेहनत दीपेंद्र हुड्डा कर जाएगा तो बच जाएगा, अगर ये ज़्यादा कर जाएंगे तो ये ले लेंगे। अच्छा देखिए, कितनी आसान बात। मान लिया अब सारा फोकस ये है कि रोहतक की रैली में कितनी भीड़ होगी। पहले तो होने के बाद में रैली को तरह तरह के बयान आएंगे, INLD की रैली फ्लॉप नहीं हो सकती। और मान लिया उस रैली के बाद में, महीने बाद में, हुड्डा परिवार ऐसी रैली कर दे जो उससे बड़ी हो जाए, क्योंकि रैली तो किसी और तरीके से होती है। तो इस वाली रैली का क्या प्रभाव होगा फिर? भाई ये भी तो उन्हें कोई मनाही थोड़ी है। अगर उन्हें लगा कि अभय सिंह चौटाला अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं रोहतक में, और उस भाई रैली में 50,000 लोग थे, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उससे बड़ी रैली नहीं कर सकते हैं?
तो ये जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं ना कि रैली कर ली, भीड़ दिखा दी, ये इनका अपना महत्व है। जनता का तो फायदा ही है जी इसमें, इनका अपना महत्व है, लेकिन वही है कुल मिला के भैया धरातल पे आज आदमी ये चाह रहा है, बहुत समाज बहुत सारे ग्रुप्स में बैठा हुआ है, उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई करो, उनके लिए संघर्ष करो। जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप नहीं करेंगे, जैसे आपके प्रॉपर्टी टैक्स हैं, सीवरेज के टैक्स हैं, इन चीज़ों को लड़ना पड़ा रहा, आपने खुद थोड़ी लड़ना, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको काम कराओ, उनको ट्रेंड करो उन कामों के लिए। आप कहते रहोगे जी पन्ना प्रमुख बना लिए भाजपा ने, भाई आपको कौन रोक रहा है? आप भी बना लो, हम बूढ़े हो गए, पंक्ति प्रमुख बना लो, एक बूथ 10 यूथ, हमें तो आज तक कभी दिखाई नहीं दिया वो, अभी भी वही नारा आ रहा है बेवकूफ़ी का। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर बीजेपी को हराना करनी पड़ेगी और सही दिशा में करनी पड़ेगी। और अतीत की अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनके लिए क्षमा मांगने में कोई बड़ी बात नहीं है, कि भाई वो एक अलग दौर था, उस समय की राजनीति के तकाजे कुछ और थे, आज हम एक नए दौर में आ गए। और ये बात जब कोई नया लड़का करेगा 30-32 साल का जो राजनीति में है, तो उसका असर जाएगा। दूसरे उसकी जो अपनी एक लैंग्वेज है उसमें भी करना चाहिए। एक दौर था जब हंसी मजाक में ठट्ठा मार दिया, अब हरियाणा उस चीज़ से निकल आया। मूर्खतापूर्ण बातें नहीं सुनना चाहते लोग, ठोस बात करो, सीरियस पॉलिटिक्स करो यार, क्या होना। अब हरियाणा का आदमी आज पूरी दुनिया के बारे में सोचता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है, विचार में भी और कार्य। और वैक्यूम में खास बात ये है, ऐसा नहीं कि बीजेपी को 100% लोग चाहते हैं सर, ना बिल्कुल नहीं चाहते। 30 आप देखिए कांग्रेस और उसमें 0.9% के मतों। और मैं तो एक बात धर्मेंद्र जी हमेशा ये कहता हूँ कि आप किसी भी इलेक्शन को देख ही लीजिए, 65-70% से ज़्यादा मतदान नहीं होता। 30% कौन लोग हैं वो जो वोट नहीं देते, उन्हें कोई अप्रोच करता है? वो निकलते हैं वोट देने, वो तब निकलेंगे जब आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद उनके साथ ईमानदारी से खड़ा करोगे। जब मोदी जी जैसे व्यक्ति ये दिखाए कि अच्छे दिन आएंगे तब निकलते हैं। हाँ। नहीं तो बिल्कुल। खैर दोस्तों, रैली हो जाएगी 25 को, और ये जरूर है कि एक थोड़ा सरगर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं रोहतक में ना, और अभय सिंह चौटाला कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कितना रंग लाती हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभय सिंह चौटाला की कोशिशों को अगर काउंटर करना है तो फिर दीपेंद्र हुड्डा को भी मैदान में आना पड़ेगा, नहीं तो लोग मैदान, कोई रजिस्ट्री नहीं होती है किसी भी जगह की, वो कोई और जो ज़्यादा मेहनत करता है वो उनको हथिया लेता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट करके बताना। आपको क्या लगता है इनेलो की ये जो रैली है, क्या इनेलो को एक मजबूत आधार दे सकती है जिस पे वो भविष्य में अपना मकान खड़ा करेंगे, या फिर और रैलियों की तरह ये एक रैली बन के रह जाएगी? आप ज़रूर बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।